दोस्तों लैम्बोर्गिनी दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव और डिजायरेबल कार बनाती है और आपका भी ड्रीम होगा एक लैम्बोर्गिनी सुपर कार खरीदने का। पर क्या आप जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसकी स्टोरी? कैसे एक फार्मर और वॉर प्रिजनर ने दुनिया के मोस्ट डिजायरेबल कार ब्रांड को बनाया? तो इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। हम पता लगाएंगे लैम्बोर्गिनी सुपर कार के फाउंडर फरीचियो लैम्बोर्गिनी की पेन, पैशन और रिवेंज से भरी स्टोरी को, और जानेंगे कि कैसे लैम्बोर्गिनी इस दुनिया में मोस्ट डिजायरेबल कार बनी। तो स्टोरी की शुरुआत होती है साल 1916 में इटली के एक छोटे टाउन में फरीचियो लैम्बोर्गिनी से। फरीचियो के पेरेंट्स ग्रेप फार्मर थे और जिस समय फरीचियो इटली में बड़ा हो रहा था वो समय बहुत टफ था, क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और इसीलिए इटली एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। वॉर की वजह से देश में फूड की शॉर्टेज थी और इटली के बहुत सारे सिटीजन भूखे थे। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी फरीचियो ने जिंदगी में कभी छोटा नहीं सोचा। फरीचियो का बचपन अपने पेरेंट्स के ग्रेप फार्म पर काम करते हुए गुजरा और इसी वजह से फरीचियो के फादर को उम्मीद थी कि एक दिन उनके फार्म को फरीचियो चलाएगा, जैसा कि कई पीढ़ियों से फरीचियो की फैमिली में होते आ रहा था। पर फरीचियो का कुछ अलग ही प्लान था। फार्म में बड़े होते हुए फरीचियो ने हार्डवर्क की वैल्यू को समझा और साथ ही में अपने मैकेनिक्स के पैशन को डिस्कवर किया। फरीचियो के फार्म में एक ट्रैक्टर था जिस पर फरीचियो घंटों बिताया करता था उसे खोलते और फिक्स करते हुए। उस समय ऑटोमोबाइल अपने शुरुआती दौर में थे और मैकेनिक्स एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। फरीचियो का इंटरेस्ट इंजन्स में था, ट्रेडिशनल फार्मिंग में नहीं। जब फरीचियो ने स्कूल छोड़ा तो उसे बहुत बड़ा डिसीजन करना था कि वो अपने फादर की तरह एक फार्मर बनेगा या अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक बिल्कुल ही डिफरेंट और नई इंडस्ट्री में जाएगा और इंजीनियर बनेगा। लेकिन फरीचियो ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे उसके फादर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, जो था इंजीनियरिंग को चुनना। फरीचियो इंजीनियरिंग करने के लिए अपने होम टाउन से वलूगना शिफ्ट हो जाता है ताकि वो अपने टेक्निकल कॉलेज को अटेंड कर सके और ग्रेजुएशन के बाद फरीचियो को एक मैकेनिक की जॉब मिल जाती है। लेकिन जल्दी पूरी दुनिया दोबारा जंग पर चली जाती है और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। इसी वजह से फरीचियो को रॉयल इटालियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाता है और जब फरीचियो के मैकेनिकल एबिलिटी का पता चलता है मिलिट्री को, तो उसे ग्रीस में रोड आइलैंड्स पर भेज दिया जाता है आर्मी के ट्रैक्टर्स और डीजल ट्रक्स को मेंटेन करने के लिए। और फरीचियो जब आर्मी के ट्रक और ट्रैक्टर्स पर काम कर रहा होता है तब उसे ये नहीं पता होता है कि ये एक्सपीरियंस उसकी लाइफ में बहुत काम आने वाला था। और कुछ साल वॉर चलने के बाद ईयर 1943 में इटली ने आर्मिसिस्ट एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और अनाउंस किया कि इटली की तरफ से वॉर खत्म हो गई है और इटली ने रोड्स आइलैंड से अपने सभी सोल्जर्स को भी वापस बुला लिया। लेकिन फरीचियो वहीं रुक गया एक सिटीजन बनकर और उसने वहां पर एक मैकेनिकल वर्कशॉप खोली। लेकिन बाद में रोड आइलैंड्स को जर्मनी ने कब्जे में कर लिया और जब ईयर 1945 में वॉर खत्म हुआ और जर्मनी हार गई एलाइड फोर्सेस से, तो रोड आइलैंड को एलाइड फोर्सेस ने अपने कब्जे में कर लिया और शुरुआत में फरीचियो के साथ वहां के सभी लोगों को प्रिजनर बना लिया। पर फरीचियो के मैकेनिकल टैलेंट की वजह से मिलिट्री ने 1 साल अपने साथ काम करने के बाद फरीचियो को अपने देश लौटने की परमिशन दे दी और फरीचियो इटली वापस आ जाता है और यहाँ से फरीचियो की असली कहानी शुरू होती है। जब फरीचियो वापस आया इटली, तब उसके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वापस आने के बाद फरीचियो के पास कोई भी जॉब नहीं थी और वो अपना ज्यादातर समय रोड पर मैकेनिक वर्क करते हुए गुजारता था। पर फरीचियो को अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि वो इससे कुछ ज्यादा करना चाहता है। और उस समय इटली में फरीचियो एक प्रॉब्लम को नोटिस करता है। वो देखता है कि कई सारे फार्मर वॉर की वजह से पुअर हो गए हैं और वो ट्रैक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और जो भी फार्मर ट्रैक्टर्स को खरीद पा रहे थे वो ट्रैक्टर्स को चला नहीं पा रहे थे, क्योंकि वॉर में लगे वैन्स की वजह से फ्यूल के प्राइसेस आसमान छू रहे थे। लेकिन यहाँ पर फरीचियो को एक इमर्जिंग मार्केट दिखाई देता है। फरीचियो को लगता है कि वो इनमें से कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और उस समय इटली की इकोनॉमी भी काफी नीचे आ चुकी थी वॉर की वजह से और इसीलिए इटालियन गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि वो अपने कई सारे मिलिट्री व्हीकल्स को ऑक्शन कर देगी। और इस चीज का फायदा फरीचियो को मिलने वाला था, क्योंकि फरीचियो ने कई साल काम किया था मिलिट्री व्हीकल्स पर और इसीलिए उसे पता था उसे कौन सी
चीज चाहिए और उसे उसके लिए कितना पे करना है। तो फरीचियो इस ऑक्शन के दौरान एक सस्ता ब्रिटिश मॉरिस इंजन खरीदता है ताकि वो उसे मॉडिफाई करके फ्यूल एफिशिएंट बना सके। फरीचियो उस इंजन को खरीदने के बाद उसे रीडिजाइन करता है और उसमें बनाया हुआ अपना एक फ्यूल एटमाइजर लगा देता है। फ्यूल एटमाइजर की वजह से ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए तो पेट्रोल लगता था, लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद ट्रैक्टर को डीजल फ्यूल पर स्विच किया जा सकता था, जो कि काफी सस्ता था पेट्रोल के मुकाबले। और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था उस समय जब कंट्री में फ्यूल की प्रॉब्लम चल रही थी। और फरीचियो के इस इन्वेंशन की वजह से दुनिया के सबसे पहले लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर का जन्म हुआ। हालांकि लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से फरीचियो ने बनाए थे और उसकी कम कीमत रखने के लिए फरीचियो ने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स में काफी छोटी फ्रेम का यूज किया था। लेकिन उस समय इटली में पहले से ही कुछ बहुत बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रैक्टर ब्रांड्स थे और कोई उम्मीद नहीं थी किसी नए ट्रैक्टर ब्रांड की मार्केट में चलने की। इसी वजह से लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स की शुरुआत काफी स्लो हुई। शुरुआत में फरीचियो अकेले ही ट्रैक्टर बनाता था और इसीलिए फरीचियो एक वीक में सिर्फ एक ही ट्रैक्टर बना पाता था। लेकिन लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर की फ्यूल एफिशिएंसी और हाई क्वालिटी और लो प्राइस होने की वजह से कई लोगों ने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर को खरीदना शुरू किया। और जब फरीचियो के कुछ ट्रैक्टर सेल हुए तो फरीचियो ने सोचा कि उसे लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। लेकिन ट्रैक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और बड़े ट्रैक्टर ब्रांड से कम्पीट करने के लिए फरीचियो को ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए था, जिसमें उसे और भी लोगों को हायर करना पड़ता जो कि उसकी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करते। लेकिन इस सब में एक प्रॉब्लम थी, फरीचियो के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल सके। लेकिन फरीचियो के फादर ने उसे कहा कि वो बैंक से लोन ले सकता है अपने फार्म को कोलेट्रल बनाकर। तो फरीचियो अपने फादर की बात मानते हुए फार्म को गिरवी रखकर 1000 मॉरिस इंजन खरीद लेता है और काम पर लग जाता है। और फरीचियो एक्साइटेड था अपने बिजनेस की पोटेंशियल को देखकर। लेकिन कहीं ना कहीं फरीचियो को ये भी डर था कि अगर उसकी कंपनी फेल हो गई तो उसकी फैमिली का फार्म चला जाएगा। लेकिन फरीचियो की कमाल की इंजीनियरिंग स्किल्स की वजह से लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बहुत बेहतरीन बने और धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर ने मार्केट में अपनी जगह बना ली। और जब लोग लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स को जानने लगे तो फरीचियो के पास एक और प्लानिंग थी। फरीचियो ने सोचा कि ब्रिटिश इंजन को मॉडिफाई करने की जगह क्यों ना हम खुद का इंजन बनाएं। और कुछ समय बाद फरीचियो अपनी कमाल की इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज करते हुए एक शानदार इंजन बनाने में कामयाब होता है। और ये काम फरीचियो ने बहुत ही सही समय पर किया, क्योंकि उसी समय इटालियन गवर्नमेंट ने फार्मर्स से कहा कि जो भी इटालियन मेड मशीनरी खरीदेगा उसे गवर्नमेंट लोन देगी। और मार्केट में उस समय कोई भी कंपनी अपना खुद का इंजन यूज नहीं कर रही थी और इसीलिए लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इस समय तक लैम्बोर्गिनी हर साल करीब 200 प्लस ट्रैक्टर्स बनाने लगी। और फरीचियो को अपने ट्रैक्टर्स और इंजन पर इतना भरोसा था कि वो हर साल अपने होम टाउन में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराता था, जिसमें लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर के साथ किसी और ट्रैक्टर को बांध दिया जाता था और दोनों एक दूसरे को खींचते थे। इसमें जो भी जीतता था उसे पावरफुल ट्रैक्टर माना जाता था। और लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर का इंजन इतना पावरफुल था कि हर बार सिर्फ लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर की ही जीत होती थी। यहाँ तक फरीचियो की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। फरीचियो ने अपने ट्रैक्टर के प्रोडक्शन को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और इसी वजह से फरीचियो पूरी इटली का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन चुका था और पूरे देश का सबसे अमीर इंसान भी। हालांकि जब ये सब चल रहा था तो फरीचियो ने किसी तरह समय निकालकर अपनी फियाट ट्रिपिनो कार को मॉडिफाई किया। फरीचियो ने अपनी कार के इंजन को बदलकर एक बड़ा इंजन लगा दिया और पीछे की सीट्स को भी हटा दिया। और इस कार को मॉडिफाई करने के बाद फरीचियो ने इटली के सबसे फेमस रेस में हिस्सा लिया, जहां फरीचियो बहुत एक्साइटेड था अपनी कार को टेस्ट करने के लिए उस समय की सबसे बड़ी रेसिंग कार के सामने, जैसे कि अल्फा रोमियो, फरारी और मर्सिडीज। पर इस रेस के दौरान एक हादसा हो गया। रेस के बीच में ही फरीचियो की कार रेस ट्रैक के बगल में जाकर टकरा गई और इस हादसे की वजह से फरीचियो के रेसिंग करियर का अंत हो गया। लेकिन ये वो हादसा था जो फरीचियो की जिंदगी को एक नया डायरेक्शन देने वाला था। वैसे तो फरीचियो का रेसिंग करियर खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी फरीचियो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था हाई स्पीड और लग्जरी कार्स पर। और 1950s के दौरान इटालियन कार मैन्युफैक्चरर दुनिया में सबसे हाई क्वालिटी की कार्स को बना रहे थे और उन्होंने कार मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी में जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था। और 20th सेंचुरी की कुछ सबसे बड़ी इटालियन कार कंपनीज जैसे कि अल्फा रोमियो, फियाट, मैसेराटी और फरारी उस समय इंजीनियरिंग की बाउंड्रीज को तोड़ रही थी और फरीचियो के पास इन सभी इटालियन
ब्रांड्स की कार थी, लेकिन फरीचियो को अपने कार कलेक्शन में अपनी मोस्ट एक्सपेंसिव कार से प्रॉब्लम थी, जिसका नाम था फरारी 250 GT। उस समय फरारी की सक्सेस आसमान छू रही थी और उस समय के सभी सेलिब्रिटीज और अल्ट्रा रिच लोग फरारी कार्स का ही यूज करते थे। पर फरीचियो 250 GT से खुश नहीं था। फरीचियो का मानना था कि 250 GT बहुत नॉइसी है और चलने में बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। लेकिन फरीचियो को सिर्फ 250 GT के ड्राइविंग एक्सपीरियंस से ही दिक्कत नहीं थी। 250 GT में एक और प्रॉब्लम थी। 250 GT का बार बार क्लच टूट जाता था और फरीचियो थक चुका था बार बार 250 GT का क्लच ठीक करवा के, और इसीलिए फरीचियो अपनी खुद की कंपनी के इंजीनियर से 250 GT का क्लच चेक करवाता है। लेकिन इसके बाद जो फरीचियो को पता चलता है उसे जानकर फरीचियो शॉक हो जाता है, क्योंकि फरारी 250 GT जो उस समय बहुत ही लग्जरी और हाई परफॉर्मेंस और बहुत एक्सपेंसिव कार थी, उसमें वही सेम क्लच यूज हो रहा था जो लैम्बोर्गिनी टेक्टर में हुआ करता था। और ये जानने के बाद फरीचियो सबसे पहले उस क्लच को चेंज कर देता है एक प्रीमियम क्लच से, जो कि एक फरारी 250 जैसी लग्जरी और स्पोर्ट कार में होना चाहिए। और इसके बाद वो डिसाइड करता है फरारी के फाउंडर एनजो फरारी से मिलने का। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे एनजो फरारी बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़े किस्म के इंसान थे। लेकिन फरीचियो एनजो को बस एक फेवर, एक सजेशन देना चाहता था उनके कार को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जब फरीचियो एनजो से मिला तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जब फरीचियो ने एनजो को क्लच प्रॉब्लम के बारे में बताया तो एनजो फरीचियो पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम उनकी कार के क्लच में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी ड्राइविंग में है, जिस वजह से क्लच टूट जाता है। और एनजो ने फरीचियो से ये भी कहा कि तुम बस ट्रैक्टर बनाओ और उन्हें ही चलाओ, तुम फरारी के लायक नहीं हो। ये बात सुनने के बाद फरीचियो को बहुत ह्यूमिलेटिंग लगी, क्योंकि फरीचियो का मानना था कि एनजो उसकी तरह एक मैकेनिक है और उसके दोस्त हैं, क्योंकि वो दोनों सेम ही है। लेकिन ये सब सुनने के बाद फरीचियो को बहुत शेमफुल फील हुआ, और साथ ही इन सब बातों को सुनने के बाद फरीचियो को बहुत गुस्सा भी आया एनजो पर। लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और फरीचियो ने मन में ठान लिया कि वो अब एनजो से बदला लेगा। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी एक लग्जरी सुपर कार कंपनी बनाएगा, जो कि फरारी से भी बहुत ज्यादा बेहतर कार बनाए, और सिर्फ फरारी से ही नहीं बल्कि इस पूरे प्लेनेट की सबसे परफेक्ट कार। और ये वही मोमेंट था जब लैम्बोर्गिनी सुपर कार फाउंड हुई, और लैम्बोर्गिनी सुपर कार की वजह से जल्दी एनजो को फरीचियो की इंसल्ट बहुत भारी पड़ने वाली थी। अब फरीचियो का एक ही मकसद था, लग्जरी सुपर कार इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना और एनजो फरारी से रिवेंज लेना। और ऐसा करने के लिए फरीचियो को एक बहुत बढ़िया टीम चाहिए थी। तो फरीचियो ने बड़ी चालाकी से फरारी के एक चीफ इंजीनियर को हायर कर लिया, एक कदम आगे रहने के लिए और एक परफेक्ट टीम बिल्ड करने के लिए। और जब फरीचियो की परफेक्ट टीम बन गई तो इसके बाद फरीचियो ने एक गोल बनाया कि वो अपनी पहली कार को 4 महीने बाद या 1963 के ट्यूरिन ऑटो शो में पब्लिक को दिखाएगा और अनाउंस करेगा कि लैम्बोर्गिनी भी अब कार इंडस्ट्री में आ चुकी है। लेकिन चैलेंज ये था कि 4 महीने के अंदर एक सुपर कार और उसका इंजन डिजाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन फरीचियो उसकी टीम के साथ काम पर लग जाता है और फरीचियो कामयाब रहता है एक प्रोटोटाइप बनाने में 4 महीने के अंदर। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि फरीचियो के पास कई साल का इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस था और उसके पास ट्रैक्टर फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी, कार का डिजाइन तो बन गया था लेकिन कार के अंदर इंजन नहीं था। इंजन के डिजाइन को फाइनलाइज करने में फरीचियो ने बहुत टाइम लगा दिया था और इसीलिए अब उनके पास टाइम नहीं था इंजन को बनाने का। पर डेट नजदीक आती जा रही थी ट्यूरिन ऑटो शो की, और इसे अगर वो मिस कर देते तो फिर इससे अच्छा मौका उन्हें लॉन्च करने का बहुत समय बाद मिलता। लेकिन तभी फरीचियो को एक आइडिया आता है और वो इंजन की जगह कार में कई सारी ब्रिक्स को रख देता है ताकि कार जमीन से उठी हुई ना लगे और लोगों को लगे कि कार में इंजन है। और अपने पूरे शो के दौरान फरीचियो कार के बोनट को लॉक रखता है और लकीली कोई भी फरीचियो को कार का इंजन दिखाने की रिक्वेस्ट नहीं करता है। जबकि उस शो में लैम्बोर्गिनी कार ने सभी लोगों का ध्यान खींच लिया था और शो अच्छा हो जाने के बाद लैम्बोर्गिनी का प्रोटोटाइप प्रोडक्शन में चला जाता है और फिर लैम्बोर्गिनी की पहली कार मार्केट में आती है जिसका नाम होता है लैम्बोर्गिनी 350 GT। और मार्केट में रिलीज होने के समय ही लैम्बोर्गिनी की 13 कार सेल हो जाती हैं। सुनने में तो ये बड़ा नंबर नहीं लगता है, लेकिन सुपर कार इंडस्ट्री में ये काफी
काफी अच्छी सेल मानी जाती हैं और स्पेशली किसी नए सुपर कार ब्रांड के लिए। और अगले 2 सालों के अंदर लैम्बोर्गिनी की 120 कार बनाई जाती हैं और वो सभी सेल हो जाती हैं और ये काफी रिस्पेक्टेबल और अच्छी शुरुआत रहती है फरीचियो की। पर अभी भी जो उम्मीद की थी फरीचियो ने वो उसकी पूरी नहीं हुई थी। अभी भी लैम्बोर्गिनी कार फरारी को पीछे नहीं छोड़ पाई थी और इसीलिए फरीचियो लैम्बोर्गिनी 350 GT के इम्प्रूवमेंट पर काम करने लगता है। लेकिन इसी बीच फरीचियो के कुछ टॉप इंजीनियर सीक्रेट में एक नई कार का प्रोटोटाइप तैयार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फ्यूचर में हाई स्पीड कार सिर्फ रेसिंग के लिए यूज नहीं होंगी बल्कि आम लोग भी इन कार्स को खरीदेंगे। इसीलिए वो इंजीनियर्स ऐसी कार को डिजाइन कर रहे थे जो कि हाई स्पीड हो और नॉर्मल रोड्स पर भी चल सके, जिसका प्रोजेक्ट नेम उन्होंने रखा था P400। और वो ये काम सीक्रेट में इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि फरीचियो को ये आइडिया पसंद नहीं आएगा। और प्रोटोटाइप बनने के बाद उन्होंने अपने आइडिया और प्रोटोटाइप को फरीचियो को दिखाया और उम्मीद की कि फरीचियो उनके काम को समझेगा। लेकिन जैसा उन्हें लग रहा था वैसा ही होता है। शुरुआत में फरीचियो इस आइडिया के अगेंस्ट था, पर क्योंकि उसे एंजो फरारी को सबक सिखाना था और फरारी कार्स को बीट करना था, इसीलिए फरीचियो इसे एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज करने का डिसाइड करता है और अपने इंजीनियर के बनाए हुए इस प्रोटोटाइप को अप्रूव कर देता है। और फरीचियो डिसाइड करता है इस कार को 1966 के जेनीवा मोटर शो में लॉन्च करने का और इसीलिए सभी इंजीनियर इसे फाइनल करने में लग जाते हैं और इस मॉडल को जेनीवा मोटर शो के सिर्फ 2 दिन पहले बनाकर रेडी कर लिया जाता है। लेकिन जब इसे जेनीवा मोटर शो में दिखाया जाता है तो सभी लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसका नाम होता है लैम्बोर्गिनी मियोरा। और इस कार की खास बात ये थी कि इसका इंजन आगे की जगह पीछे लगा हुआ था, जो कि फॉर्मूला 1 कार से इंस्पायर्ड था और इस इंजन प्लेसमेंट ने इस कार को एक्स्ट्रा पावर और परफॉर्मेंस दी। और बाद में इस डिजाइन को सभी सुपर कार ने अपनाया और शुरुआत में फरीचियो जिस कार के खिलाफ था उसी कार ने लैम्बोर्गिनी का फ्यूचर बदल दिया। इस कार की ब्यूटीफुल लुक और हाई परफॉर्मेंस ने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया और इसकी सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। इसी कार की वजह से लैम्बोर्गिनी एक बहुत ही बड़ी सुपर कार मैन्युफैक्चरर बन गई और इस कार को उस समय की कई पॉपुलर मूवीज में भी दिखाया गया और ये कार अल्ट्रा रिच लोगों और सेलिब्रिटीज की फेवरेट बन गई। उस समय इस कार की इतनी सक्सेस की वजह से लैम्बोर्गिनी की सक्सेस भी उस समय आसमान छू रही थी। लेकिन बदकिस्मती से जल्दी एक डिजास्टर आने वाला था। 1960s के दौरान फरीचियो की दोनों कंपनीज बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही थी। लैम्बोर्गिनी कार डायरेक्ट कंपटीटर बन चुकी थी फरारी की और सभी बड़ी कार कंपनी की, और वहीं दूसरी ओर लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर भी वर्ल्ड क्लास ट्रैक्टर बना रहे थे। और लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर की सिर्फ इटली ही नहीं देश के बाहर से भी डिमांड आ रही थी। लेकिन 1970s में फरीचियो के सामने कुछ न्यू और बहुत बड़े चैलेंजेस आए। पहली जो प्रॉब्लम फरीचियो के सामने आई वो ये थी कि लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर के जो सबसे बड़े इंपोर्टर थे साउथ अफ्रीका और बोलिविया, उन्होंने अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया अपने देश में चल रही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से। इन कैंसिल ऑर्डर की वजह से फरीचियो के पास सैकड़ों तैयार ट्रैक्टर खड़े हुए थे, लेकिन अब उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं था। इस वजह से फरीचियो को लॉस हो रहा था और अपने लॉस को कम करने के लिए जब फरीचियो ने वर्कर्स को फायर करने का सोचा तो वर्कर्स ने यूनियन बना ली। इस वजह से फरीचियो लॉस को कम करने के लिए किसी को फायर भी नहीं कर पाया और चीजें फरीचियो के कंट्रोल से बाहर जाने लगी। आखिर में फरीचियो के पास एक ही चॉइस बची अपने ट्रैक्टर कंपनी को राइवल ट्रैक्टर कंपनी को बेचने की। लेकिन इसके बाद भी फरीचियो की समस्याएं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब लैम्बोर्गिनी कार की भी सेल्स कम होने लगी थी, क्योंकि इटली में इकोनॉमिक बूम खत्म होने वाला था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के बाद शुरू हुआ था और इकोनॉमी स्लो होने लगी थी। और इसी वजह से ज्यादातर लोग एक्सपेंसिव और लग्जरी आइटम्स नहीं खरीद रहे थे। इसीलिए फरीचियो को लैम्बोर्गिनी कार के 51% शेयर को एक स्विस बिजनेसमैन को $6 लाख में बेचना पड़ा, जो कि आज के हिसाब से लगभग $4 मिलियन होंगे। पर इसके बाद ईयर 1973 में एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आई और इसी वजह से कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करना भी महंगा हो गया और हाई परफॉर्मेंस कार्स की भी डिमांड पब्लिक में कम होने लगी। और ये सभी चीजों को देखते हुए फरीचियो अपने 49% शेयर्स को भी बेच देता है और रिटायर होकर सेंट्रल इटली में रहने चला जाता है। और अपनी बची हुई जिंदगी में फरीचियो वापस से फार्मिंग करता है और रिटायरमेंट के दौरान ही एक सक्सेसफुल वाइन बिजनेस भी बनाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि फरीचियो के बाद लैम्बोर्गिनी कार्स का क्या हुआ।
1970 में एग्रीकल्चर मशीनरी ग्रुप ने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर को खरीदा था, जो कि आज भी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर को ओन करते हैं और आज भी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बेचे जाते हैं। लेकिन लैम्बोर्गिनी कार के साथ कुछ अलग ही हुआ। फरीचियो के सेल करने के बाद लैम्बोर्गिनी कार की हालत और भी खराब हो गई। इटली की बिगड़ती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से यह 1978 और 1980 में लैम्बोर्गिनी ने बैंकरप्सी फाइल की और फिर इसके बाद लैम्बोर्गिनी कार को दो सक्सेसफुल फ्रेंच बिजनेस ब्रदर्स ने खरीदा $3 मिलियन में। लेकिन उन्होंने भी इसे 1987 में क्लाइस्लर को सेल कर दिया $25 मिलियन में। लेकिन क्लाइस्लर भी इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं बना पा रहा था। लेकिन जब अमेरिकन मार्केट में सुपर कार्स की डिमांड कम हुई तो क्राइस्लर ने भी इसे एक इंडोनेशियन बिजनेसमैन को $40 मिलियन में बेच दिया। लेकिन कुछ समय बाद एशियन मार्केट क्रैश हो गए और उस इंडोनेशियन बिजनेसमैन को लैम्बोर्गिनी कार्स को सेल करना पड़ा। इस बार लैम्बोर्गिनी कार्स को वॉक्सवैगन ग्रुप ने खरीदा, जो कि उस समय कई बड़े कार ब्रांड्स को खरीद रही थी, जैसे कि वेंटले। वॉक्सवैगन ग्रुप ने लैम्बोर्गिनी को अपने ब्रांड ऑडी के अंडर खरीदा 1998 में और आगे चल के ये परचेस वॉक्सवैगन ग्रुप के लिए काफी स्मार्ट साबित हुई, क्योंकि ईयर 2000 के बाद मार्केट में सुपर कार की डिमांड बढ़ने लगी और मार्केट में लैम्बोर्गिनी एक बेस्ट सुपर कार थी। इसीलिए ज्यादातर लोगों ने लैम्बोर्गिनी को चुना। इतने सालों तक फेल होने के बाद फाइनली लैम्बोर्गिनी सक्सेसफुल हो गई। हालांकि फरीचियो लैम्बोर्गिनी अपने लाइफ टाइम में ज्यादा समय तक फरारी को पीछे नहीं छोड़ पाया। लेकिन अगर आज के समय आप देखें तो जो लोग भी न्यू मिलियनेयर बनते हैं उनकी पहली सुपर कार चॉइस लैम्बोर्गिनी ही होती है और इसीलिए आज कहा जा सकता है कि लैम्बोर्गिनी फाइनली फरीचियो का सपना पूरा कर रही है। लेकिन आज फरारी के सामने कोई भी इतना बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं होता। अगर उस समय एंजो फरारी ने फरीचियो की बात सुन ली होती और अपनी गलती को मान लिया होता तो। अगर आपको लैम्बोर्गिनी की स्टोरी पसंद आई तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और जानें रोलेक्स की स्टोरी, कैसे एक ऑर्फन लड़के ने बिना पैसे और कनेक्शन के दुनिया की मोस्ट लग्जूरियस और बिगेस्ट वॉच ब्रांड बनाई।